आज सरल परिपथ को समझते हैं। सरल परिपथ आपका छठा चैप्टर होगा। इसमें सबसे पहली हेडिंग वैद्युत सेल होगी। वैद्युत सेल जैसा कि सभी जानते हैं, इनमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो सीधी वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सीधा सा तात्पर्य है कि वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। यदि हम इन्हें बाहरी परिपथ से जोड़ दें तो ये ऊर्जा वैद्युत धारा के रूप में बदल जाती है, जिससे बाहरी परिपथ में लगातार धारा का प्रवाह बना रहता है। अर्थात वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके परिपथ में वैद्युत धारा के प्रवाह को लगातार बनाए रखती है। इसमें अलग अलग धातुओं के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो वैद्युत अपघट्ट में डूबे रहते हैं। इन पर एक पर धनावेश तथा दूसरे पर ऋणावेश रहता है। इन्हें क्रमशः एनोड और कैथोड कहा जाता है। वैद्युत अपघट्ट का विलयन होता है। वैद्युत अपघट्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घुलने पर उनका आयनन हो जाता है। यहाँ पर पदार्थ 2 भागों में टूट जाता है, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश हो जाता है। आइए बात करते हैं सेल के विद्युत वाहक बल की। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी सेल जुड़ी हो बाहरी परिपथ से, तो सेल से लेकर पूरा बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए चित्र से समझते हैं। चित्र में आपको सेल और एक बाहरी परिपथ दिया गया है। यदि हम क्यू आवेश को सेल से लेकर पूरे परिपथ में घुमाएं तो इस आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ई बराबर W/Q। W का मात्रक जूल होता है, Q का कूलाम, इसलिए इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। यह सेल का अभिलाक्षण गुण है जो वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति और सेलों की प्लेटों के पदार्थों पर निर्भर करते हैं। टर्मिनल विभवांतर की बात करते हैं। अभी आपने वैद्युत विभव पढ़ा था, विद्युत वाहक बल पढ़ा था। विद्युत वाहक बल तब प्राप्त किया गया कार्य होता है जब एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाया जाता है। लेकिन टर्मिनल विभवांतर भी किया गया कार्य होता है। अंतर इतना है कि इसमें एकांक आवेश को सेल के बाहरी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य प्रवाहित किया जाता है। तो अर्थात एकांक आवेश को सेल के बाह्य परिपथ में किन्हीं 2 टर्मिनलों के बीच प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात B बराबर W/Q। चले चित्र में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर हम 2 टर्मिनल A और B ले लें तो एकांक आवेश को A से B तक प्रवाहित करने, यानी पूरे परिपथ में नहीं, केवल इतने ही टर्मिनल में, यानी छोटे से खंड में तो टर्मिनल कहा जाएगा। 2 टर्मिनल होंगे, सिरे होंगे इसके, तो A से B तक प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा वो सेल का विद्युत टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। चलिए बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आंतरिक प्रतिरोध यानी सेल के अंदर का प्रतिरोध। जैसे सेल को बाहरी परिपथ से जोड़ते हैं तो जो चालक तार होते हैं वो बाहरी परिपथ में सेल के द्वारा जो धारा बहती है उस धारा के मार्ग में अवरोध लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर जो घोल होता है वो घोल भी सेल के द्वारा बहने वाली धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। संक्षिप्त में कहें कि जैसे चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाते हैं, वैसे ही सेल का घोल भी सेल के अंदर वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। अवरोध मतलब रुकावट पैदा करता है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी ओम होता है। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखें तो वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता अगर बढ़ जाए तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ने का मतलब अपघट्ट गाढ़ा हो जाए, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो भी वैद्युत आंतरिक प्रतिरोध
कम हो जाता है। प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। अपघट्य का ताप बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर प्रत्येक द्रव का, ठोस का या गैस हो, तापीय प्रसार होता है यानी फैलता है। तो जैसे वैद्युत अपघट्य द्रव है तो इसका भी तापीय प्रसार होगा और ये फैलेगा यानी कि पतला हो जाएगा। चूंकि पहले पॉइंट के विपरीत है, वहाँ गाढ़े होने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहाँ पतले होने पर, अपघट्य पतले होने पर आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। सेल के टर्मिनल विभवांतर बी, विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध। ये एक चित्र प्रदर्शित है। इसमें ये डॉटेड लाइन से घिरी हुई एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है। इसको एक वोल्ट मीटर, एक कुंजी के बाहरी प्रतिरोध आर और मीटर ए के द्वारा परिपथ से चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। जैसे ही कुंजी के को बंद करते हैं, परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाहरी प्रतिरोध आर एक ही तार से जुड़े हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है, अतः कुल प्रतिरोध इन दोनों का योग होगा। अर्थात कुल प्रतिरोध यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का योग होगा। ओम के नियम से, ओम का नियम था धारा आई बराबर बी बटे आर। चूंकि कुल प्रतिरोध तो आपका ये हो जाएगा, लेकिन बी विभव है, वो सेल का विद्युत वाहक बल ई के बराबर होगा। इसलिए परिपथ में बहने वाली धारा आई बराबर ई बटे कुल प्रतिरोध आएगा। तो आई बराबर आपका होगा ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसका गुणा यहाँ कर दें और राइट हैंड साइड में लिख दिया गया है, तो ई इधर ही आ जा बना रहेगा। तो ई बराबर आई ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर, तो ई बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर। बी बराबर आई आर, ओम के नियमानुसार ये बी होता है, बी बराबर आई आर होता है, तो इसकी जगह पर बी आ जाएगा। तो ई बराबर बी प्लस आई आर। आई आर को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ई माइनस आई आर हो जाएगा, इधर बी बचेगा, तो मैंने सही करके लिख दिया बी बराबर ई माइनस आई आर। यही टर्मिनल विभवांतर बी, विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध है। ये तब संबंध निकल के आता है जब सेल से धारा ली जा रही होती है। यदि सेल को चार्ज किया जाए या सेल में धारा दी जाए या सेल को आवेशित किया जाए, तब ये प्लस चिन्ह आ जाता है, यानी V बराबर ई प्लस आई आर जैसे होता है। ये डेरिवेशन आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इससे अधिकतम सवाल लगते हैं। सेलों का संयोजन होता है, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है वैसे सेलों का भी संयोजन होता है। यहाँ हम श्रेणी क्रम समांतर क्रम के केवल सूत्र प्रदर्शित कर रहे हैं, इन्हें याद कर लें। जहाँ एन सेलों की संख्या है, आई विद्युत धारा, ई विद्युत वाहक बल, आर कैपिटल आर बाहरी प्रतिरोध, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध हैं, तो इनसे सवाल लगेंगे। चलिए किरचॉफ के नियम देखते हैं, यही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल परिपथों के संबंध में दो नियम दिए। जटिल परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बिंदु पर अधिक से अधिक वायर जुड़े होते हैं। इनमें प्रथम नियम संधि का नियम कहते हैं। चित्रानुसार ये आपको दो तार जाते हुए धाराएं वाले या तीन तार धाराओं यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से धाराएं आ रही हैं, तो ये एक जंक्शन संधि कहलाती है, इसलिए इसे संधि का नियम कहा गया है। तो इस प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर चाहे धाराएं आ रही हों चाहे यहाँ से जा रही हों, कुल मिला के मिलती तो यही है, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेसन आई बराबर 0। समेसन यहाँ योग का चिन्ह प्रदर्शित करता है। इसका मतलब होता है कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक ली जाएंगी और जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाएंगी और उनका सबका योग समेसन आई होगा। तो यहाँ पर I1 I2 धनात्मक होंगी, I3 I4 I5 ऋणात्मक होंगी। जब इनको योग में लिखेंगे तो ऋण चिन्ह प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, बराबर 0 होगा। ऋणात्मक वाले पद इधर भेज देंगे हम, तो धनात्मक वाले इधर बचे रहेंगे, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 I4 और I5 का योग होगा। यहाँ से एक बात ये निकल के आती है कि ये I1 I2 संधि की ओर जाने वाली धाराएं हैं और I3 I4 I5 संधि से बाहर दूर जाने वाली धाराओं का योग है।
अर्थात संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। ये प्रथम नियम का द्वितीय रूप है। इसे लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंटों को लाभ हो सके। प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। आइए हम द्वितीय नियम के बारे में बात करते हैं। द्वितीय नियम लूप अथवा पास का नियम कहलाता है। लूप पास एक परिपथ का बंद घेरा होता है जिसमें अनेक खंड होते हैं। उन सभी खंडों में बहने वाली धाराएं और लगे प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग उसमें कार्यरत समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अर्थात समेशन IR यानी धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, समेशन क्या है, योग को दर्शाता है, और समस्त विद्युत वाहक बलों का योग यानी समेशन E हो जाएगा। अब हम चित्र की जरिए से इसे समझते हैं। यहाँ पर परिपथ प्रदर्शित है। इसमें दो बंद पास हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। हम ये तीर चाहे इधर लगा सकते हैं चाहे ऊपर लगा सकते हैं, तो हमने ऊपर से नीचे लगाया। तीर इसलिए लगाते हैं जिससे हमें धारा के बहने का क्रम पता चल जाए। यहाँ पर I1 E1 और E2 दो बैटरी जुड़ी हैं। E1 की धारा I1 और I2 इस दिशा में बह रही है। यहाँ पर दोनों धाराओं का योग I1 + I2 होगा। तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं। इसमें I1 + I2 होगा। यहाँ जाने के बाद I2 दूसरी बैटरी की धारा इसी में चली जाएगी, पहली बैटरी की धारा अपनी ही बैटरी में वापस जाएगी। तो लूप फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। तो इस तीर को लगा लिया जाएगा, चाहे ऊपर लगा लो चाहे नीचे की ओर लगा लो। तीर की दिशा में सभी गुणनफल धनात्मक होंगे या मान धनात्मक। तीर के विपरीत दिशा में ऋणात्मक लिए जाएंगे। तो पास फर्स्ट के लिए अगर किरचॉफ का नियम लगाएं तो धारा और प्रतिरोध पहले यहाँ से शुरू करते हैं। I1 R1 धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I1 R1। इसमें कोई प्रतिरोध धारा नहीं है। इसमें आइए I2 R2, चूँकि धारा इधर है अतः ये ऋण चिन्ह आएगा तो -I2 R2 योग है, चूँकि ऋणात्मक आएगा इसलिए हो गया, बराबर विद्युत वाहक बल भी चिन्ह के ही क्रम में होंगे। चिन्ह के क्रम में धारा के क्रम में अगर विपरीत हैं तो ऋणात्मक लिए जाएंगे। विपरीत का मतलब ये है कि प्लस चिन्ह की तरफ अगर तीर है तो वो धनात्मक और माइनस चिन्ह की तरफ है तो ऋणात्मक, तो इसलिए E1 - E2 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पास सेकेंड में देखें I2 R2 प्लस I1 + I2 दो धाराओं का योग है और R3 ये भी एक ही दिशा में है, बराबर केवल इसमें एक ही विद्युत वाहक बल है E2। ये दो समीकरण हैं। इस प्रकार से ऐसे ही हम चित्रों में सवाल लगाएंगे और समीकरणों से I1 I2 धाराएं या विद्युत वाहक बलों के प्रतिरोधों को ज्ञात कर लेंगे। ये द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें यहीं तक सिलेबस देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका व्हीटस्टोन सेतु और विभवमापी होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। समय और संसाधनों के सीमित होने के कारण हम न्यूमेरिकल को प्रदर्शित करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी या अनुरोध होगा कि आप सभी अपने अपनी किताबों से न्यूमेरिकल्स लगाएं। यदि कोई समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, लिखकर भेजें, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।